हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ हिंदी प्रवक्ता की तैयारी इस चैनल पे करवाने जा रही हूँ, जिसमें आज मैंने प्रश्नोत्तरी ली है आदिकालीन लौकिक पद्य एवं गद्य साहित्य से। ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इसे अंत तक देखते हैं और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को यहाँ पर नोट भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पहला ही पार्ट होगा आदिकालीन लौकिक पद्य एवं गद्य साहित्य का। ऐसे मैं अन्य पार्ट भी इसके लेके आऊँगी और धीरे धीरे आपको लगेगा, आप स्वयं जज कर पाएंगे कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जो मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है उससे मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो आप देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है, आप बचन सिंह को भी सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको 1253 लिखना है, 1253 से 1325। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अमीर खुसरो का समय है विक्रम संवत 1810 से 1382। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि किसने कहा? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के बहुत नामी कवि थे। अमीर खुसरो के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? तो अमीर खुसरो के संबंध में यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल के आक्रमण का वर्णन किया? अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल के आक्रमण का वर्णन किया? तो वो रचना थी किरानुस सादिन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर मैं ऑनलाइन तैयारी करती हूँ जिस प्लेटफॉर्म में, तो वो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन मैंने ये प्रश्नोत्तरी वहीं से तैयार की है। और मैं क्योंकि खुद भी तैयारी कर रही हूँ प्रवक्ता की, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके साथ मिल कर के तैयारी की जाए, तो काफ़ी बेटर तैयारी हो जाएगी। इसलिए ये प्रश्नोत्तरी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और ऐसे ही अगर आपको अन्य मेरे नोट्स भी आपको पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अपने नोट्स भी आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स भी आप तक पहुँचाऊँगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने बादशाहों का आरोहण देखा था? तो अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 बादशाहों का आरोहण देखा था। ठीक है, उतार चढ़ाव जो है 11 बादशाहों को उन्होंने देखा था। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी में कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी, ये एक शब्दकोश है और इसमें इन्होंने 3 भाषाओं का प्रयोग किया है, जो त्रिवेणी के नाम से भी आगे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का। तो 3 भाषाओं का प्रयोग किया है। उसमें संस्कृत जो ऑप्शन है वो हटा देंगे, संस्कृत नहीं होगी, बाकी हिंदी, अरबी और फारसी, इन 3 भाषाओं को उन्होंने खालिक बारी में इन 3 भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है? तो अमीर खुसरो ने आशिक नामक जो रचना है उस पर हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है। यहाँ पर मैं एक जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एक और बनता है कि यहाँ पर तो हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा आशिक नामक रचना पर की है, और एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किस रचना पर मिलता है? तो वो नूह सिपहर जो इनकी रचना है उस पर भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन है, और आशिक नामक जो रचना है इस पर हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की गई है अमीर खुसरो द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन खालिक बारी को अमीर खुसरो की रचना नहीं मानते हैं? तो खालिक बारी को अमीर खुसरो की रचना कौन नहीं मानते? डॉक्टर कादिर खालिक बारी जो रचना है उसे अमीर खुसरो की नहीं मानते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आपको स्वयं लगेगा लास्ट में कि हाँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होने वाले हैं। और इसी प्रकार से जो मैं अन्य पार्ट भी, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही करके अन्य पार्ट भी जो आएंगे तो आपको खुद से ये लगेगा कि हाँ पूरा टॉपिक क्लियर हो गया और काफ़ी अच्छा मैटर आप लोगों के पास जुड़ जाएगा। तो आप इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा आप सबके लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो को महाकवि व कवियों में राजकुमार कहा है? तो ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि व कवियों में राजकुमार कहा था। अगला क्वेश्चन है खाली बारी कोस लिखकर उन्होंने, देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर वही वाला जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे जिस बारे में। खाली बारी कोस लिखकर उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया, कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन था डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो यहाँ पर से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि खाली बारी कोस जो इनकी रचना है, शब्दकोश जो है, उसमें इन्होंने कितनी भाषाओं को स्थान दिया है? तो अरबी, फारसी और हिंदी, इन 3 भाषाओं का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। कथन मैंने इसमें लिए हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और यहाँ इन कथनों के अंदर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण कविता हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है, कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ना तो हृदय की दशाओं का चित्रण है और ना कोई संदेश ही, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊबकर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा, यहाँ पर का आया है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर भी, तो आप इसे पा लिख लेंगे। पा सकता है। अमीर खुसरो के काव्य संसार के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उसमें ना तो हृदय की दशाओं का चित्रण है और ना कोई संदेश ही, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊबकर कोई व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। अमीर खुसरो के काव्य संसार के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए यह कथन भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अमीर खुसरो के काव्य के विषय में डॉक्टर राम कुमार का क्या मत है, वो क्या कहते हैं, तो आप ध्यान से इसे पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह कि उन्होंने तत्कालीन काव्य आदर्शों में बनकर जनसाधारण की बोली में हिंदी में रचना की, कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। खुसरो ने स्वयं को किस फारसी कवि के समकक्ष बताया है? तो खुसरो ने स्वयं को जामी कवि, जो फारसी कवि हैं जामी, उनके समकक्ष बताया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अमीर खुसरो की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अमीर खुसरो की 99 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से उपलब्ध जो रचनाएं उन्होंने मानी हैं वो 22 ही मानी हैं। खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो खुसरो को अमीर की उपाधि जो दी थी वो जलालुद्दीन ने दी थी। और खुसरो को खुसरो सुखन की उपाधि किसने दी थी? तो इजुद्दीन ने दी थी। अगला क्वेश्चन, खुसरो को राजकवि की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन ने दी थी। खुसरो को राजकवि की उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन ने दी। खुसरो को बुलबुल ए हजार दास्ता कहा है। खुसरो को बुलबुल ए हजार दास्ता किसने कहा? बुगरा खान ने कहा है। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संग्रह किसने प्रकाशित कराया? मौलाना रशीद अहमद ने प्रकाशित करवाया। खुसरो की हिंदी रचनाओं का जो पहला संग्रह था, प्रथम संग्रह किसने प्रकाशित करवाया था? मौलाना रशीद अहमद ने। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने किस प्रकार से तैयार किया था, यहाँ पर जो हमारे सर हैं वो बीच में बताते थे इसके बारे में, जैसे उसमें ऑप्शन में ब्रजरत्न दास था तो उन्होंने उसके विषय में भी बताया, तो ये मैंने वहीं से नोट कर लिया था। जो क्वेश्चन के बीच में जो भी वो कुछ नया बता रहे थे वो मैं नोट कर लेती थी, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए खुसरो का जो प्रथम संग्रह था वो तो मौलाना रशीद अहमद ने तैयार प्रकाशित करवाया था, और कब करवाया था? तो 1918 ईस्वी में जवाहर खुसरवी नाम से अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। और द्वितीय संकलन जो है वो ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से 1928 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। तो यहाँ पर आप
आपके पास 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। पहला तो कि प्रथम संग्रह किसने प्रकाशित कराया, तो मौलाना रशीद अहमद ने। और कब करवाया, 1918 ईस्वी में। किस नाम से करवाया, तो जवाहर खुसरवी नाम से करवाया। और कहाँ से प्रकाशित करवाया था, तो पहला प्रथम संग्रह जो था वो अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था 1918 में। द्वितीय संकलन जो है वो ब्रज रत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से 1928 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति का समय क्या है। अब यहाँ पर अमीर खुसरो के क्वेश्चन जो है वो ऊपर कंप्लीट समाप्त हो गए और अब हम नीचे यहाँ पर बच्चन सिंह के अनुसार अब विद्यापति के विषय में यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। देखिए, बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति का समय है 1360 से 1448 ईस्वी। विद्यापति के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ऐसे ही अपने जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, काफ़ी समय से मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो जो भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं अगर आपको उन नोट्स से भी पढ़ना है तो आप बताइए, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। नोट्स डिटेल जो है वो पूरा हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे तो शायद काफ़ी अच्छी तैयारी हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी जुड़ना चाहता है मेरे चैनल से प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति की माता का नाम था हासिनी देवी। ठीक है, विद्यापति के जो माता पिता इनका नाम आपको ध्यान रखना है। पिता का नाम गणपति ठाकुर और माता का नाम हासिनी देवी। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था, तो विद्यापति के गुरु का नाम हरि मिश्र था। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब्जन मिठा तय तैसन जपऊँ अवहट्टा। विद्यापति की किस रचना की पंक्तियाँ हैं, तो ये विद्यापति की जो कीर्ति लता है अवहट भाषा में जो रचना है उससे ली गई ये पंक्तियाँ हैं। ये पंक्ति कई बार पूछी भी गई हैं एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे किस रचना से ली गई है, कीर्ति लता से ली गई है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है, तो कीर्ति लता को उन्होंने कहानी कहा है। यहाँ पर एक पंक्ति भी है जो मैंने नोट डाउन की थी जब सर ने पढ़ाया था, पुरुष कहानी हो कहूँ जासू पथावे पुन्नू। तो ये जो पंक्तियाँ कीर्ति लता से ही ली गई हैं, तो इन्होंने कीर्ति लता को कहानी कहा था। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की प्रथम रचना कौन सी है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की प्रथम रचना कौन सी मानी है, तो उन्होंने कीर्ति लता को प्रथम रचना माना है विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है, किसने विद्यापति को वैष्णव कवि चूड़ामणि कहा है। वैष्णव कवि चूड़ामणि की उपाधि किसने दी थी विद्यापति को, ब्रजनंदन साहे ने दी थी। मैथिल कोकिल, अब यहाँ पर मैंने नोट किए हैं जो भी इम्पोर्टेंट हमें बताया गया था, मैंने वो नोट डाउन किया है और आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैथिल कोकिल इन्हें किसने कहा था, मिथिला के विद्वानों ने कहा था। अप्रूप का कवि हिंदी का जातीय कवि जो कहा गया है वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा इन्हें। पंचानन की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने, कुछ कवि बाबूराम सक्सेना ने व हरप्रसाद शास्त्री ने। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार हम फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे। वैष्णव कवि चूड़ामणि किसने कहा, तो ब्रजनंदन साहे ने। मैथिल कोकिल इन्हें मिथिला के विद्वानों ने कहा। अपरूप का कवि हिंदी का जातीय कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने। कुछ कवि बाबूराम सक्सेना ने व हरप्रसाद शास्त्री ने। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अभिनव जयदेव की उपाधि इनको किसने दी थी, तो अभिनव जयदेव की उपाधि ने श्री सिंह ने दी। तो देखिए काफ़ी यहाँ पर से कितने क्वेश्चन आपके ये बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विद्यापति की कौन सी रचना बनोली के अधिपति पुरादित्य के लिए रचित है। विद्यापति की कौन सी रचना जो है बनोली के अधिपति पुरादित्य के लिए रचित है, तो लिखनावली जो रचना है वो बनोली के अधिपति पुरादित्य के लिए रचित है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन लेकर आई थी क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ऐसे ही अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, नोट्स आपको देखने हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर
मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम सब मिलकर तैयारी करेंगे हिंदी प्रवक्ता की और इस बार ज़रूर सिलेक्शन पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इस वीडियो पर इतना ही।